हेलो एवरीवन, इट्स जुलाई एंड इसी के साथ हम लेकर आए हैं एक फ्रेश और इंगेजिंग लीगल सीरीज़, लीगल वोकैबुलरी सीरीज़ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या किसी भी लीगल प्रोसेस का पार्ट बन चुके हैं या फिर आपको लॉ जानना बहुत अच्छा लगता है तो आपने कुछ हैवी लीगल वर्ड्स तो सुने ही होंगे, जैसे कि आर्बिट्रेशन, लिटिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एट्सेट्रा। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हमें इनका मतलब या प्रॉपर यूसेज समझ नहीं आता, और जब कोई और समझाता है तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग। तो बस इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है ये सीरीज़, जहाँ हम इन टफ वर्ड्स दिखने वाले लीगल वर्ड्स को आसान, रिलेटेबल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो आज के इस पार्ट 1 में हम 5 कॉमन लीगल वर्ड्स डिस्कस करेंगे, जो कि हैं ab initio, लिटिगेशन, प्लेंटिफ, आर्बिट्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले वर्ड से, जो कि है ab initio, जिसका हिंदी में मतलब होता है आरंभ से। ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग या शुरुआत से। इसका उपयोग कानूनी मामलों में किया जाता है जब कोई कार्य या प्रक्रिया शुरुआत से ही इलीगल या इनवैलिड हो, मतलब अवैध या अमान्य हो। यदि किसी कार्य की नींव ही अवैध है तो पूरा कार्य ab initio अमान्य माना जाएगा, मतलब शुरुआत से ही अवैध। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने झूठे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर एक प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट साइन किया। जब सच सामने आया तो कोर्ट ने कहा ये एग्रीमेंट तो शुरू से ही फ्रॉड था, मतलब वो व्यक्ति की ज़मीन नहीं थी, बट उसने एग्रीमेंट बनाया दूसरे के साथ कि वो उसकी ज़मीन है, बट बाद में पता चला कि वो उसकी ज़मीन नहीं है। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये एग्रीमेंट शुरू से ही फ्रॉड थी, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट वॉज इनवैलिड या इलीगल, मतलब शुरुआत से ही अवैध या अमान्य। विशेषताएं जैसे कि शुरुआत से ही अमान्य, अगर कोई एग्रीमेंट या एक्शन इलीगल हो तो कोर्ट उसे वैलिड नहीं मानता है। अवैध कार्यों का प्रभाव जैसे कि चीटिंग, फॉर्जरी, धोखे से किसी डॉक्यूमेंट्स बनाना, मतलब उसको गलत तरीके से नकली बनाना, या फिर इलीगल प्रेशर देना, जैसे कि बिना कंसेंट से की गई कोई काम। इसमें सुधार का समाधान, जैसे कोर्ट इन्हें चैलेंज करने के बेस यूज़ करता है। गलती स्टार्ट से हो तो पूरा प्रोसेस इनवैलिड किया जा सकता है। अब हमारा दूसरा वर्ड है लिटिगेशन। लिटिगेशन का हिंदी में मतलब होता है मुकदमेबाजी या विवाद समाधान। ये कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें विवादों को अदालत में सुलझाया जाता है, मतलब जो लीगल डिस्प्यूट रहता है उसको कोर्ट में आके सुलझाया जाता है। कानूनी अधिकारों को लागू करने या बचाव करने का माध्यम है ये। औपचारिक प्रक्रिया जिसे कानून और सबूत के नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे ये एक पूरा लीगल फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें प्लेंटिफ, मतलब जो केस फाइल करता है उसको हम प्लेंटिफ कहते हैं, और जो जवाब देता है उसे डिफेंडेंट कहते हैं। और इसमें जज का जो डिसीजन रहता है वो फाइनल डिसीजन रहता है। जैसे कि एक बिल्डर ने अपना सामान टाइम पे नहीं दिया, जैसे अगर एक आदमी ने फ्लैट ख़रीदा तो उसने फ्लैट टाइम पे ना दिया, तो जो फ्लैट बायर है उसने पहले लीगल नोटिस भेजा, तब भी उस बिल्डर ने नहीं दिया, बाद में केस फाइल कर दिया। अब जितना भी प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट्स, गवाह, कोर्ट अपीयरेंस, मतलब कोर्ट में अपीयर होना, कोर्ट में पेश होना, ये सब लिटिगेशन का हिस्सा है। लिटिगेशन के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे पहला है प्री लिटिगेशन, जिसमें कि बातचीत और कानूनी नोटिस, जिसमें अभी कुछ नहीं होता है, सिर्फ बातचीत और कानूनी नोटिस भेजी जाती है। दूसरा होता है मुकदमे की फाइलिंग।
मतलब जो वादी रहता है, जो प्लेंटिफ रहता है, जिसने शिकायत दर्ज करी होती है, वो प्रतिवादी को जवाब देता है, मतलब डिफेंडेंट को जवाब देता है। तीसरा होता है डिस्कवरी, जिसमें एविडेंस एक्सचेंज किए जाते हैं, जो सबूत और दस्तावेज रहते हैं वो आदान प्रदान किए जाते हैं। चौथा है ट्रायल, जिसमें गवाहों की जांच, तर्क वितर्क और निर्णय लिया जाता है, जैसे आर्गुमेंट्स और विटनेस को देखा जाता है। लास्ट है पोस्ट ट्रायल, जिसमें अपील या जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन होता है, मतलब अपील या जजमेंट का फाइनल होता है। अगर किसी को डिसीजन पसंद नहीं आए, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो वो हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, और नहीं तो जजमेंट फाइनल हो जाता है वहीं पे। अब हमारा तीसरा वर्ड है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब होता है हिंदी में वादी या फिर वादकर्ता। सिंपल सा वो पक्ष जो किसी विवाद को सुलझाने के लिए अदालत में मुकदमा दर्ज करता है, इसे हिंदी में हम वादी कहते हैं। अपने अधिकारों का दावा करने या न्याय प्राप्त करने के लिए अदालत में याचिका दायर करता है, मतलब उसको जो भी दिक्कतें होती हैं उसको प्राप्त करने के लिए वो अदालत में जाके, कोर्ट में जाके अपना मुकदमा दायर करता है, यानी जो भी उसको दिक्कत है वो केस फाइल करता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट क्लेम नहीं मिलने पर केस फाइल करता है तो वो आदमी होता है प्लेंटिफ, और कोर्ट होती है डिफेंड, और कंपनी होती है डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट को हम वो भी कहते हैं प्रतिवादी। अब प्लेंटिफ की विशेषताएं, जैसे कि मुकदमा दर्ज करने वाला व्यक्ति या फिर पक्ष अदालत में सबूत और तर्क प्रस्तुत करता है। वादी हमेशा प्रतिवादी के खिलाफ होता है, मतलब डिफेंडेंट के खिलाफ होता है, और कोर्ट का डिसीजन अगर उसके फेवर में जाए तो मुख्य लाभार्थी प्लेंटिफ होता है, यानी कि वादी। अब हमारा चौथा वर्ड है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का हिंदी में मतलब होता है मध्यस्थता। ये एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसमें डिस्प्यूट कोर्ट के बाहर सेटल किया जाता है, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क के अंदर। इस प्रोसेस को आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 से नियंत्रित किया जाता है, और इसमें गोपनीय और तेज़ प्रक्रिया होती है, मतलब फास्ट एंड कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं चीज़ें। और ये एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जिसे हम आर्बिट्रेटर कहते हैं, वो दोनों साइड्स की बात सुनता है और डिसीजन देता है। जैसे कि दो शिपिंग कंपनीज थी, उनका 50 लाख का डिस्प्यूट हुआ था, लेकिन दोनों कोर्ट नहीं गए। उन्होंने मिलकर एक सीनियर आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, जिन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद डिसीजन दिया। तो ये होता है आर्बिट्रेशन, फास्ट, प्राइवेट एंड लेस एक्सपेंसिव। ये कोर्ट से कम एक्सपेंसिव होता है। अब आर्बिट्रेशन के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, मतलब घरेलू आर्बिट्रेशन, जिसमें एक ही कंट्री के पार्टीज़ होती हैं। दूसरा है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय, अलग अलग कंट्रीज़ के पार्टीज़। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, जिसमें किसी आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट के रूल्स के अंडर होता है। एड हॉक आर्बिट्रेशन, जिसमें पार्टीज़ अपनी रूल खुद डिसाइड करती हैं। अब हमारा लास्ट वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट। एक सिंपल में अगर इसका हम मतलब देखें तो अनुबंध या समझौता। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक कानूनी रूप से एक बाध्यकारी समझौता है जो दो या अधिक पक्षों के बीच बनाया जाता है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत परिभाषित किया गया है। इसके कुछ अवश्य तत्व हैं, यानी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि प्रस्ताव, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन और कानूनी वैधता। प्रस्ताव मतलब ऑफर देना किसी का, स्वीकृति मतलब एक्सेप्टेंस, विचार मतलब कंसिडरेशन, एंड कानूनी वैधता मतलब लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, मतलब अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं तो इसे कोर्ट में जाके हम लागू भी करा सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखें तो, जैसे कि एक फ्रीलांसर और एक क्लाइंट के बीच 25,000 का वेबसाइट डिज़ाइन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर किसी ने अपना पूरा काम नहीं किया तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब
कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना बीच में ही, उनको जितना काम बोला गया उन्होंने नहीं किया और इस पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला है वैलिड, मतलब सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, मतलब सब रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। दूसरा है वॉइड, मतलब अवैध, जिसमें प्रारंभ से ही अमान्य हो। तीसरा है हमारे पास वॉइडेबल, जिसमें धोखाधड़ी या दबाव के कारण अमान्य किया जा सकता है। जैसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट फ्रॉड या प्रेशर की वजह से कैंसिल किया जा सकता है। कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड या प्रेशर में नहीं बन सकता है। हमारे पास चौथा है एक्सप्रेस, जिसमें क्लियर, रिटन या स्पोकन बोला गया हो, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और हमारे पास लास्ट है इम्प्लाइड, जिसमें डायरेक्टली ना लिखा हो पर सिचुएशन से हमें समझ आता है। ये सारी चीज़ें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर गवर्न की जाती हैं। तो दोस्तों, आज के पार्ट 1 में हमने समझा एब इनिशियो, जब कोई काम शुरू से ही गलत हो, लिटिगेशन, कोर्ट के ज़रिए लीगल डिस्प्यूट सॉल्व करना, प्लेंटिफ, जो पर्सन केस फाइल करता है, आर्बिट्रेशन, कोर्ट के बाहर लीगल सोल्यूशन, मतलब कोर्ट के बाहर जाके अपना सोल्यूशन निकालना, आर्बिट्रेटर के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट, लीगल एग्रीमेंट दो पार्टीज़ के बीच जो कि कोर्ट में जाके लागू की जा सकती हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहिए पार्ट 2 के लिए। और याद रखिए, लॉ सिर्फ लॉयर के लिए नहीं होता, समझने वाले हर इंसान के लिए होता है। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सेकेंड पार्ट। थैंक यू सो मच।